नया IBN 7 हौसला है। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनाम लेफ्टिनेंट गवर्नर की जंग अब कानूनी पेचीदगियों तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को सबसे बड़ा लड़ाका मानने वाली आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की आड़ में ही LG नजीब जंग पर सीधा निशाना साधा है। शीला सरकार के दौर में हुए CNG फिटनेस घोटाले की फाइल दोबारा खुलवाने के बाद अब एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। पहला निशाना उपराज्यपाल है, दूसरा कांग्रेस, तीसरा इसी के जरिए केंद्र। क्या केजरीवाल के इस हमले से बैकफुट पर चले जाएंगे तमाम विरोधी, या फिर यह भी साबित होगा सियासी शुगुफा? बात करेंगे हमारे खास मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आखिर कहां जाकर रुकेगी मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल की जंग? क्या बदले की भावना से हो रही है उपराज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई, या फिर LG के खिलाफ कार्रवाई का बनता है पुख्ता आधार? सोमवार की सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन की होड़ लगी थी, जिस वक्त तपती दोपहरी में NRHM के कर्मचारी स्थायी नौकरी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे, जिस वक्त नगर निगम के अधिकारी वेतन नहीं मिलने की मांगों को लेकर हंगामे पर उतारू थे, उसी वक्त दिल्ली के सियासी गलियारे में एक अलग तरह की सरगर्मी थी। यह सरगर्मी थी LG और केजरीवाल के बीच की और तेज होती जंग की। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ CNG फिटनेस घोटाले का मामला पहले ही खुल चुका है। अब खबर यह है कि केजरीवाल सरकार LG को भी घेरे में लेने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नजीब जंग पर केस चलाने के लिए मुख्य सचिव से सलाह मांगेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार मुख्य सचिव से पूछने जा रही है कि CNG फिटनेस घोटाले में भ्रष्ट अफसरों को बचाने के आरोप में LG के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्या IPC की धारा 217 और 218 के तहत LG के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है? अगर कार्रवाई मुमकिन है तो इसे आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? अल्टीमेटली दिल्ली की जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा जी, और इससे कुछ मिल नहीं सकता। वो तो 272 पेज का लाए थे अपना शीला दीक्षित के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो कहाँ गया? उसके ऊपर क्या एक्शन किया जी? उन्होंने तो बहुत कुछ किया था। तो हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपना ध्यान जो है वो उस पर करना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर लगाना चाहिए इस समय। पहले दिल्ली की जनता को पानी बिजली की समस्याएं हल करके दो, सड़कों की समस्याएं हल करके दो, स्कूलों को ठीक करके दिखाओ, बाद में कहीं और ध्यान लगाओ। असल में CNG फिटनेस घोटाले में शीला के करीबी अफसर DM सपोलिया और PK त्रिपाठी भी घेरे में हैं। दिल्ली के बुराड़ी में 2002 में 100 करोड़ का ये घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के करीबी अफसर का नाम आया था। लंबे समय तक ये मामला चला था। CBI ने भी इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की थी। इसके बाद CBI ने LG से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इजाजत मांगी थी। कहा जा रहा है कि LG की तरफ से इजाजत नहीं मिलने के बाद इस मामले में जांच एजेंसी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने को मजबूर होना पड़ा। सरकार बनने के बाद ACB ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू की है। सूत्रों की माने तो ACB से मिली जानकारी के बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई पहल की है, जिस पर विवाद का तूफान खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। केजरीवाल खेमे से जो संकेत मिल रहे हैं, इनसे साफ होता है कि ऐलाने जंग के बाद अब आर पार की लड़ाई का फैसला हो चुका है। लेकिन इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या क्या है ये सवाल? पहला, क्या LG ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने का काम वाकई किया? आखिर LG ने किसके दबाव में भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने का काम किया? तीसरा, क्या केजरीवाल सरकार बदले की भावना से LG के खिलाफ कदम उठा रही है? चौथा, क्या केंद्र से लड़ाई में LG को निशाना बनाया जा रहा है? और पांचवा सवाल, क्या LG के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा? ऐलान जंग के बाद अब आर पार की लड़ाई, यही है आज का मुद्दा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता, दिल्ली सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती, संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, CBI के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्वी दिल्ली के मेयर हर्ष मल्होत्रा। सबसे पहले संबित पात्रा, आपके पास आ रहा हूं। इस समय जो संकेत आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उनसे ये लग रहा है कि अब लड़ाई सीधे सीधे
राष्ट्रपति के पास भी ले जाने की कोशिश है और साथ ही साथ अदालत में भी? देखिए आकाश, जहां तक ये सीएनजी फिटनेस का मामला है, आपको 2-3 विषय में बड़े स्पष्टता के साथ बता दूं, जनता को ये जानना चाहिए। नंबर 1, हमने भारतीय जनता पार्टी ने इस सीएनजी फिटनेस घोटाले को बहुत पुरजोर तरीके से 2012 में उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ही और उसके कार्यकर्ता कोर्ट में इस विषय को लेके गए थे। जो याचिकाकर्ता हैं उनका नाम है विवेक गर्ग, जो इस बार विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मॉडल टाउन से लड़े भी थे। नंबर 2, कोर्ट ने इसी आदेश पर, भारतीय जनता पार्टी के याचिका पर ही आदेश दिया कि इस पर केस दायर होना चाहिए और एसीबी को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे ही पहल के कारण एसीबी ने संज्ञान लिया और एसीबी ने पूरा मुहिम चलाया। सीबीआई को भी जांच किया गया। शीला दीक्षित की उस समय सरकार थी। 2 चिट्ठियां एसीबी की भेजी गई। एक चिट्ठी भेजी गई प्रोसिक्यूट करने के लिए जिनके खिलाफ जांच पूरा हो गया था। उन अफसरों का नाम है, एक चंद्रमोहन है और एक आरके वर्मा है। दोनों आईएएस ऑफिसर थे और दोनों ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रह चुके थे। इनके खिलाफ जांच पूरी हो गई थी, मगर शीला दीक्षित जी ने मना कर दिया। दूसरा, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाए, यह भी हमने मांग की। नंबर 1, पीके त्रिपाठी, जो अभी भी केजरीवाल जी के सरकार में पब्लिक ग्रीवियंस सेल के कमिश्नर बने हुए हैं। और नंबर 2, डीएम सपोलिया, जो चीफ सेक्रेटरी थे और जिनके खिलाफ बहुत सारी चार्जेस थी। इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के लिए चिट्ठी गई, मगर शीला दीक्षित जी ने यह भी दबा दिया, यह भी मना कर दिया। जब 49 डेज की आम आदमी पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की एक डेलीगेशन अरविंद केजरीवाल जी से मिली थी और उन्होंने कहा कि आप इस मुद्दे को उठाइए। दुखद विषय है कि उस समय इस विषय को अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल नहीं उठाया। आज जिस प्रकार से इस विषय को उठाया जा रहा है, देखिए कानून अपना काम जरूर करे, किसी भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए, मगर केवल राजनीतिक पोस्चरिंग की जाए यह उचित नहीं है। और आकाश जी, मैं एक बड़ा खुलासा यहां आपके सामने अब कर दूं। नंबर 1, डीएम सपोलिया जो कि चीफ सेक्रेटरी थे और 31 मार्च 2015 को रिटायर हो रहे थे। मेरे पास दस्तावेज हैं। एसीबी ने रिटायरमेंट से पहले केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि हम इनको क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि सीबीआई का इनके ऊपर केस है, इसलिए इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले, इनके ऊपर चार्जशीट हो। केजरीवाल जी ने 5 घंटे के अंदर दूसरी चिट्ठी बनाई, सीबीआई के तमाम चीजों को दरकिनार करके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ सपोलिया साहब को रिटायर कराया। आज केजरीवाल जी को चाहिए कि वो कटघरे पे आएं और उत्तर दे कि आखिर कौन सी मजबूरी थी कि सपोलिया साहब को रिटायरमेंट बेनिफिट दिया गया। आखिर कौन सी मजबूरी है कि पीके त्रिपाठी जिनके खिलाफ केस चल रहा है, उस व्यक्ति को आज भी वो पब्लिक ग्रीवियंस सेल का कमिश्नर अर्थात एक बहुत महत्वपूर्ण विंग के हेड के रूप में बना के रखे हुए हैं। सबित जी, अभी अभी आपने जो बात कही, क्या ये पहली बार आपने किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के सामने कही है और क्या आपके पास बाकायदा प्रूफ है इसका? देखिए, मैं पहली बार कह रहा हूं, मगर अखबारों में इस विषय में छपा हुआ है। हाँ, हमारे पास दस्तावेज है ये प्रूफ करने के लिए कि 31 मार्च 2015 में सपोलिया साहब की रिटायरमेंट थी। चिट्ठी एसीबी ने लिखा था कि इनके खिलाफ सीबीआई के केस हैं जो कि वाकई हैं। उसके बाद भी वो आज रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ रिटायर हुए हैं। आपको ध्यान होगा, अगर किसी भी कानूनी तौर से अगर किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ इस प्रकार का केस हो तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए। और 31 मार्च 2015 में सरकार किसी की थी तो वो अरविंद केजरीवाल जी की थी। आशुतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आशुतोष, क्या आप सुन पाए संबित जो अभी अभी बात कह रहे थे? वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, संकेत ये भी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिलाए हुए थे, इसीलिए डीएम सपोलिया को बाकायदा आपने सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स उपलब्ध कराए। देखिए, संबित पात्रा जी ये तय कर लें कि वो जो बातें कह रहे हैं उसके आधार पे वो अपने आप को हास्यास्पद बना रहे हैं, वो केंद्र सरकार को हास्यास्पद बना रहे हैं या बीजेपी को हास्यास्पद बना रहे हैं। वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब सीबीआई ने बाकायदा ये आरोप लगाया है कि भाई जो केस बंद हुआ था वो केस में गड़बड़ी थी और उसको बंद नहीं होना चाहिए था, उसके बाद उनको केंद्र सरकार की परमिशन के बगैर तो मुख्य सचिव बनाया नहीं जा सकता। तो उनको मुख्य सचिव बनाया गया तो केंद्र सरकार को ये जवाबदेही होनी चाहिए ना कि भाई जिस ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई इतने गंभीर आरोप लगा रही थी, जिन पे इतने गंभीर आरोप थे जो कहीं ना कहीं छींटे लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी लगते हैं,
तो क्या वो बिना केंद्र सरकार के नॉलेज को आदमी चीफ सेक्रेटरी बन गया है? उसका जवाब नहीं देंगे ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्यों ऐसे आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाने की बात की? सवाल का जवाब सवाल से संविधान बोले। लेकिन दिक्कत क्या है? सवाल से भाग नहीं रहा हूं, मगर आपने जवाब नहीं दिया जो मैंने सवाल पूछा। आपने उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट क्यों दिया? आपको सब कुछ पता था, एसीबी की चिट्ठी आने के बावजूद भी आपने 5 घंटे के अंदर, अरे भाई आप मेरे सवाल का जवाब दो, आप मेरे सवाल का जवाब दो कि गृह मंत्रालय ने उनको चीफ सेक्रेटरी को बनाया करके, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अरे वो चीफ सेक्रेटरी कंटिन्यूइंग थे, जवाब है क्या कि आपने चीफ सेक्रेटरी को बनाया नहीं, वो तो कंटिन्यूइंग पोस्ट पे थे, हमने बना क्या दिया, वो तो कंटिन्यूइंग पोस्ट पे थे। क्यों कंटिन्यू रखा? आप पूरा 49 डेज में हमारी, इसलिए कंटिन्यू रखा, 49 डेज में हमने आपको कहा था गवर्नर के ऊपर सीधे सीबीआई आरोप लगा रही है, 49 डेज में आपने क्यों नहीं सैंक्शन दिया? हमने तो आपसे हमारी तो डेलीगेशन आपके पास गई थी 49 डेज में। आप, अरे आशुतोष जी, कौन हास्यास्पद है तो ये बताओ कि सपोलिया जी और सीएनजी फिटनेस वाले केस में कोर्ट में कौन सी पार्टी गई थी? भारतीय जनता पार्टी 2012 में इस पूरे मामला को लेकर कोर्ट में गई थी। याचिकाकर्ता का नाम है विवेक गर्ग, जो कि हमारे पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ कौन हास्यास्पद बन रहा है? आशुतोष जी, आप पढ़ के नहीं आए हैं तो आप एक्सक्यूज करके जा सकते हैं, पढ़ के आ सकते हैं, फाइल देख के आ सकते हैं। बिना पढ़ के आके यहाँ हा 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 हो होना ये ठीक नहीं है। पढ़ के आइए। नहीं पढ़ के नहीं आए हैं तो क्षमा याचना करिए कि मुझे पढ़ने के लिए स्टडी लीव चाहिए, वो ग्रांट किया जाएगा। तो देखो यार, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लिया करो। अरे जिस पार्टी का इतिहास ये है, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए हैं, जिस पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए हैं, ये रिकॉर्डिंग बंद करिए, ये सीडी बंद करिए, और जिस केस में मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं घूस लेते पकड़े गए और उसके बाद उनको संसद से बाहर कर दिया गया, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री साहब जो है वो जेल जा चुके हैं, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल की यात्रा कर चुका हो, वो पार्टी भ्रष्टाचार के ऊपर बोले अच्छा नहीं लगता आपको? इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब इतने गंभीर आरोप थे तो सपोलिया साहब को चीफ सेक्रेटरी क्यों कंटिन्यू रखा गया? सवाल का जवाब दीजिए। सपोलिया जी के साथ हाथ मिलाकर किस प्रकार का कांड किया है, पकड़े जाने पर आशुतोष जी किस प्रकार बौखलाए थे? मुझे इजाजत दे, आपने सपोलिया जी को जाने क्यों दिया? आशुतोष जी, आपसे एक सीधा सवाल बनाया क्यों? आपके सवाल का पात्रा जी ने जवाब दिया, पर पात्रा जी के सीधे सवाल का क्या आपने जवाब दिया? पात्रा जी अपना सवाल एक बार वापस पूछे स्पेसिफिक टर्म्स में, और फिर आशुतोष जी जवाब देंगे, क्योंकि पहले आशुतोष जी आपने सवाल का जवाब सवाल से दिया था। मेरा सवाल उनसे ये, चलिए आपने सवाल का तो जवाब दिया ना उन्होंने इतनी देर में। मैं आपको बता दूं कि ये मैं जवाब दे दूं, मैं सवाल पूछ लूं, दो सवाल पूछने के लिए आपने मुझे कहा। समीर जी, एक मिनट, आकाश ने आपको 2 सवाल 2002 का मामला है, 2012 के अंदर पब्लिक के सामने आया, 2012 में पब्लिक के सामने आया। पब्लिक के सामने आने के बाद इस पर मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट बनी। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट को शीला दीक्षित जी बाईपास कर देती हैं। उसके बाद इस पूरी जांच को रोक दिया जाता है। सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट में बाकायदा कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको क्यों रोका, इस पर हैरानी करते हैं विजिलेंस को देने के बाद, और उसके बाद उसी आदमी को मुख्य सचिव बना के चलाया जाता है, सरकार चलाई जाती है। आशुतोष जी, आपकी बात हमने समझी, आपकी बात हमने समझी, आपकी बात समझी, और संबित उसका जवाब भी दे रहे थे। अगर आपकी इजाजत हो तो आप संबित आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ये शांत हो, पहले इनको चुप कराइए। पकड़े गए हैं तो इनका हाल देखिए क्या हो रहा है। आशुतोष जी, इजाजत दे सवाल की। अरे संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, आप रुकती हुई लग नहीं रही है ना? अब आप इस सवाल का जवाब नहीं दोगे। आप इस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं, इसलिए आप दोगे नहीं। आप शांत हो जाइए। मैं जवाब देता हूं। आप दोनों को रोक रहा हूं। कांग्रेस की बात चाहता हूं कि हमारे इस द्वंद्व से जनता सच्चाई को जाने। मैं तू मैं की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। एक सेकंड, आपने जो मुझे कहा आकाश जी, मैं पूरा कर लूं। जवाब भी दूं, पूरा करें। जवाब नंबर 1, संबित पात्रा जी, आशुतोष जी पार्टी का पूरा चरित्र मैं कहा है। आशुतोष जी, सवाल सुन ले। हमारा चरित्र खराब है, आपका अच्छा है। आप भी सुनिए थोड़ा सा प्लीज। हाँ,
ओ गॉड, इनको नहीं समझा सकते। आप तो चाल चलते चेहरे की बात करते थे, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर घुस लेते पकड़ा गया, आपको याद है कि नहीं याद है? ओहो, ये एडिटर इन चीफ कैसे थे भगवान। शांत हो जाइए थोड़ा। अच्छा, अब सुन लीजिए। नंबर 1 आपका सवाल था कि 2002 में केस आया और बीजेपी कुछ इस पूरे मसले पर मुंह मत खुलवाइए। प्लीज मैं जवाब दे दूं। आपने जो प्रश्न पूछा जवाब दे दूं। नहीं तो आपको पब्लिकली शर्मसार होना पड़ेगा। तब से तो मुंह, अगर आप ये सब सवाल खड़े करेंगे तो अभी तो मुंह खोल रहे हैं आप बोलते रहिए, पहले संबित जी का सवाल, मुझे जवाब देने दीजिए। आपका जवाब भी देता हूं, आपका सब प्रश्न पूछ नहीं, पहले जवाब दे दूं। नंबर 1, 2002 में किसने इसके खिलाफ केस किया? सीएनजी फिटनेस पे भारतीय जनता पार्टी ने केस किया, और ये तमाम जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे केस के याचिका पे ही हो रही है। अब 2 सवाल मैं आशुतोष जी से बिल्कुल विनम्रता से पूछना चाहता हूं। नंबर 1, डीएम सपोलिया के खिलाफ 31 मार्च 2015 में जब वो रिटायर होने वाले थे, उससे पहले एक चिट्ठी एसीबी से आपके पास आई, जो कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके पास आई, और कहा गया कि डीएम सपोलिया साहब को रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए, बेनिफिट्स नहीं देनी चाहिए, इनके खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर सीबीआई का केस है, इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी होल्ड कर लीजिए, जो कि नियम है। मगर अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने 5 घंटे के अंदर उसके प्रत्युत्तर में यही लिख के भेजा कि नहीं, हम अभी सीबीआई के इस जांच को नहीं मान्य करते हैं, इनको हम बाकायदा रिटायर बेनिफिट्स के साथ रिटायर करेंगे। क्या आज डीएम सपोलिया रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ रिटायर्ड हैं या नहीं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, उसी पूरे सिलसिले में पीके त्रिपाठी, ये अभी आईएएस ऑफिसर हैं, इनके खिलाफ भी सीबीआई जांच कर रही है। क्या आज यही आईएएस ऑफिसर आपका पब्लिक ग्रीवियंस सेल के कमिश्नर अर्थात हेड नहीं है? पब्लिक ग्रीवियंस सेल आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है, आपने इनको वहां क्यों रखा हुआ है? शकुंतला गैम्बलिन को हटाने के लिए तो आपने एड़ी चोटी की दौड़ लगाई, इनको आपने अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया? इनको अभी तक आपने क्यों नहीं हटाया? मुझे बड़ी तरस आती है संबित पात्रा जी आपके ऊपर कि जिस व्यक्ति को आपने चीफ सेक्रेटरी कंटिन्यू कर दिया हो रहा है। जिस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच को प्रभावित किया, जांच होने नहीं दी, उनको मुझ पे हंसी आ रही है, जवाब नहीं है, ये किस हमारे प्रकार ऊपर का आरोप डिबेट लगा है? रहे हो। आपको ये बात समझ में नहीं आती है आशुतोष जी, मैंने आपको टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूं, आप इसको टेक्निकल उत्तर दे दीजिए। 100 करोड़ के घोटाले पर की क्या आवश्यकता है? आप इस सवाल का जवाब नहीं दोगे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। Why Lieutenant Governor continued as a Lieutenant Governor? CBI has directly indicted him. Why is continuing? क्या गृह मंत्रालय सो रहा था? आशुतोष जी, आप सवाल का जवाब सवाल से ही दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास 2 और मेहमान हैं, आप दोनों को मुझे रोकना पड़ेगा। कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ है, हरिशंकर गुप्ता जी यहाँ पर है। हरिशंकर जी, आप मेरे ख्याल से थोड़ा खुश भी होंगे, सारा ध्यान शीला दीक्षित जी से पूरा हट गया है और ध्यान अभी एलजी और आम आदमी पार्टी पर ही है। लेकिन मैं इन दोनों हमारे जो साथी हैं, इनका ध्यान किसी और बात की ओर ले जाना चाहता हूं। ये लड़ाई लंबी है, ये यहां रुकेगी नहीं, और निश्चित रूप से आज केजरीवाल ने दिल्ली को तबाही के रास्ते पर डाल दिया है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उसका सहयोग कर रही है। अरे वो दिन याद करिए, आप 1 साल पहले का दिन याद करिए कि दिल्ली के विकास से जुड़ने वाली किसी न किसी योजना का रोज शिलान्यास होता था, रोज योजना बनाई जाती थी, दिल्ली का विकास दिन प्रतिदिन होता था। आज किस लड़ाई के चक्कर में आप फंस गए हैं? अगर आपको भ्रष्टाचार की जांच करवानी है, कोई आपको लगता है कि इसके ऊपर शक करवाइए, जरूर करवाइए, लेकिन ये बाकी सारे काम को क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? दिल्ली के अंदर तबाही मची पड़ी है, पानी और बिजली का दिल्ली में हाहाकार है। 3-3 महीना से दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है। आपके विधायक, आपके मंत्री गलत काम कर रहे हैं, उनकी जांच का कोई प्लेटफॉर्म आपने निश्चित नहीं किया। आप आज तक लोकायुक्त नहीं बना पाए, लोकपाल की बात तो बहुत दूर की बात है। इस सरकार में आप आए, पूरा आंदोलन आपने चलाया और ये कहा कि लोकपाल लेकर आएंगे, और पिछली सरकार छोड़कर चले गए कि लोकपाल हम लोग को बनाने नहीं दिया जा रहा। आज आपको कौन लोकपाल से रोक रहा है? इन तमाम मसलों पर भी विचार करने की जरूरत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ आपने आज मोर्चा खोला है, दिल्ली के अधिकारियों के खिलाफ आप मोर्चा आपने खोला है, आप जरूर करिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए हम आपके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं है हम लोग, लेकिन दिल्ली की ज्वलंत समस्याएं जो आज हैं हम लोगों के सामने, उसके सामने भी विचार करने की जरूरत है। आपका प्रश्न दोनों से है, पहले जवाब आशुतोष जी से लेंगे, फिर संबित जी से। आशुतोष जी। नहीं भाई, हरिशंकर गुप्ता जी को अचानक ध्यान आ रहा है कि दिल्ली के अंदर विकास कार्य रुक गया है। एक बार नहीं, 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाई है। पहले 8 सीटें कांग्रेस को मिली और दोबारा 0 खाता भी नहीं खुला। तो एक, कांग्रेस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोगों का विश्वास किसमें है। दूसरा, आज ये पानी बिजली की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं।
पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने पानी और बिजली की समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजा? क्या 100 दिन के अंदर आपको लगता है कि नया इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बन जाएगा, वाटर का नया ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएगा? इनके जमाने में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खाली पड़े हुए थे जिसके बारे में इनका ध्यान नहीं था। भवाना का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और द्वारका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने आने के बाद उसको खोला है। तो ये दरअसल बीजेपी और कांग्रेस आज तक ये समझ नहीं पाई है कि जिस भाषा की राजनीति ये पिछले सालों से कर रहे हैं, उसी वजह से दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और उसी पॉलिटिक्स करते हुए 2013 में अगर बीजेपी के पास 31 एमएलए थे, आज 3 एमएलए बच गए। मैं तो चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर संबित पात्रा लगातार टेलीविजन चैनल्स पर हैं, सतीश उपाध्याय दिल्ली के अध्यक्ष बने रहे, आम आदमी पार्टी को रोज फायदा पहुंचाएंगे। जनता समझ रही क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आशुतोष जी, आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप दिल्ली के प्रति आपकी कोई संवेदना नहीं है। आप पानी का जिक्र कर रहे हैं। 15 साल में दिल्ली में काम नहीं हुआ। आपको मालूम है कि दिल्ली में हर साल 3 लाख लोगों की आबादी बढ़ती है। उन लोगों का भी पोषण करना पड़ता है, उसका इंतजाम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। हर रोज कहीं ना कहीं पाइपलाइन बिछाई जाती थी। और आज जिस भवाना प्लांट की आप बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आपने उसमें कुछ नहीं किया है। कांग्रेस की सरकार में यह योजना बनी थी और तैयारी शुरू कर दी गई थी। आप जिस नरेला के अंदर पब्लिक सेशन की बात कर रहे हैं, आज आपके आदमी से बात की जाती है, जल बोर्ड के उपाध्यक्ष से बात की जाती है कि 90 दिन में दिल्ली की तमाम पानी की समस्याएं हमने खत्म कर दी। हमने दिल्ली की 3 महीने के अंदर बिजली की समस्या खत्म कर दी। अरे लोग भूल गए थे कि दिल्ली में बिजली कभी जाती भी है। 4-4 घंटा लोगों को आज दिल्ली में बिजली नहीं मिलती। आप कहां पर बैठे हुए हैं? आप एसी कमरे में बैठ के बात करते हैं, एसी कमरे में बैठ के एक दूसरे के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं, टकराव की राजनीति कर रहे हैं। जमीनी हकीकत पर आइए। और हम चुनाव हारे हैं, हम मानते हैं इस बात को। 15 साल दिल्ली में चुनाव, दिल्ली के लोगों को 15 साल सरकार में आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खाता नहीं खुला है। अगर कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हम लोग तो एक बार हारे हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए। हम लोग एक बार हारे और आप पहली बार जीते हैं। आपके जमाने में ध्यान रखिएगा, राम राज्य था, यही रवैया आपका रहा, समस्या नहीं थी, भूल जाएंगे पानी की कोई समस्या नहीं थी, आप लोग तो चोरी नहीं थी, किसी तरीके की चकारी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी। सारे पेड़ हैं, आप सत्ता में कंपनी चला रहे हैं भाई। आपको राजनीति थोड़ा कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता, कोई वॉलंटियर, हम लोग समाज सेवा से उठकर ऊपर से आए हैं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता समाज सेवा से उठकर आया। एक बार चुनाव हार जाने से एक मिनट मैं सबको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ 2 मेहमान और हैं। आशुतोष जी, मेरे साथ 2 मेहमान और हैं। इसके पहले कि मैं जोगिंदर जी के पास जाऊं, उससे पहले आपसे समझना चाहते हैं कि जो एलजी का मामला है, जो आज की एक और बड़ी खबर है, क्या आप उसको कोर्ट तक ले जाने वाले हैं, राष्ट्रपति के पास तक ले जाने वाले हैं? क्या आपकी सोच है अभी उसके बारे में? नहीं, देखिए, इसको कोर्ट में ले जाना है नहीं ले जाना है वो तो पार्टी बैठ के तय करेगी। अभी मैं उस बारे में कोई पर फैसला नहीं हुआ है। आज राष्ट्रपति से केजरीवाल जी जब मिलेंगे तो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे कि नहीं। देखिए, राष्ट्रपति जी से हम राष्ट्रपति जी के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं, वो उनके प्रति जवाबदेह हैं। तो राष्ट्रपति जी से हम ये कहेंगे कि भाई अगर पद पर रहते अगर उन्होंने कोई एक ऐसा काम किया जिस पर सीबीआई को सीरियस ऑब्जेक्शन है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप के रोकने का अगर आरोप लगा हुआ है, तो इसकी परमिशन आपको देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की। अब उसके बाद राष्ट्रपति जी का रुख क्या होता है, उसके बाद हम तय करेंगे आगे की लड़ाई क्या कैसे लड़नी है। आशुतोष जी, कंफर्म करें, आज ये बातचीत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी से? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति जी से क्या करेंगे वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन उसके आगे की रणनीति क्या होगी ये पार्टी बैठ के तय करेगी। ऐलाने जंग के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच लगता है अब आर पार की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। यही है आज का मुद्दा और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता, दिल्ली सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र मेवाती, दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष हमारे साथ हैं और सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह भी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले साफ साफ तौर पे आज 6 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उस वक्त एलजी का मुद्दा उठाया जाएगा या नहीं? सवाल का जवाब मैंने दे दिया। मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और इस मसले को रखेंगे उनके सामने, और आज ही करेंगे। जाहिर सी बात है। ठीक है, नहीं, ये कंफर्मेशन होना थोड़ा सा जरूरी था, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। पर संबित पात्रा जी, ये एक और मुद्दा अब सामने होगा,
इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का विकास है और एक तरफ बार बार नई नई समस्याएं सामने आ रही, विवाद सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, करप्शन का एक ऐसा मामला है जिसमें हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर लड़ाई लड़ी है। आप देखिए, इसी मामले में मैंने आपको बार बार कहा कि सीएनजी फिटनेस का घोटाला पहली बार हम ही ने रखा था, कोर्ट में तक हम गए। और जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब किताब है, ये बार बार कहना कि सेंटर इस पे संजीदगी से काम नहीं कर रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर सेंटर चाहती तो सीबीआई, जो बार बार आप लोग सब कहते हैं कि सीबीआई तो सेंटर के अंदर में आता है, सीबीआई पे सेंटर का इन्फ्लुएंस है, अगर एलजी पे सेंटर का इन्फ्लुएंस है आप मानते हैं तो सीबीआई पे भी है। सेंटर चाहती तो फिर सीबीआई से ही रुकवा देती, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करवाती। अगर सेंटर का इसी को ऐसा कोई मंशा होता तो आज हम इसको डिस्कशन को ही नहीं देख रहे होते। सेंटर बिल्कुल न्यूट्रल है और चाहती है कि करप्शन को अमली जामा पहना, उसको खत्म कर दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, इसीलिए आज हम इस प्रकार का डिबेट भी देख रहे हैं। आशुतोष जी, जो सीबीआई की एक चिट्ठी है जिसमें बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सवाल उठाए गए हैं एलजी के ऊपर, थोड़ा उसका डिटेल हमें बताएं, क्योंकि हमने तो वो चिट्ठी देखी नहीं है। देखिए, जब ये पूरा मामला सेंट्रल सीबीआई ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिख के वापस भेजा और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस केस को क्लोज किया है वो अपने आप में बहुत ही इर्रेगुलर है और अपने आप में समझ में आने वाली बात नहीं है। मेरा इतना सा कहना है कि चलिए सीबीआई आपकी थी, आपने सीबीआई पे किसी तरीके की रोक नहीं लगाई, तो जब वही सीबीआई जब ये कह रही है कि इस पूरे मामले को ठीक तरीके से क्लोज नहीं किया गया, गलत हुआ है, तो उस पूरे मामले को दोबारा रीओपन करने में क्या प्रॉब्लम है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गृह मंत्रालय कहे कि भाई आप इस केस को रीओपन करिए, आपने उस केस को रीओपन करना मुनासिब नहीं समझा, आपने उन्हीं अधिकारियों को आगे आपने प्रमोट करते हुए चीफ सेक्रेटरी बना दिया और उनके माध्यम से पिछले 7-8 महीनों से लगातार आप शासन करते रहे। आज वो अधिकारी बेदाग निकल गया है, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई आरोप नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, किसी तरीके का कोई प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है आने जो भी आपकी प्रतिक्रिया के पास जाऊंगा। तो मेरा सवाल यह है कि आज समित पात्रा जी को मैं सवाल समझ गया आशुतोष जी, आप उत्तर सुन लीजिए। नंबर 1, जब आपकी 49 डेज की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आपसे मिलने गए थे, मतलब आपकी सरकार अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे, उनसे दरख्वास्त किया था कि इस केस को रीओपन करके इसके लिए आप सेंटर को भेजे, अर्थात एलजी को भेजे कि इस पे प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन मिले। पहली बात है सेंटर, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोलिएगा। आप देखिए, कानूनन सेंट्रल गवर्नमेंट तब तक काम नहीं कर सकती है जब तक एलजी एमएचए को चिट्ठी नहीं लिखती है। अभी तक एमएचए के पास इस बाबत कोई चिट्ठी नहीं गई है और यह प्रक्रिया अरविंद केजरीवाल जी आरंभ करे, सेंटर तक चिट्ठी भेजे, सैंक्शन जरूर मिलेगा। किसी भी करप्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस मकसद पे ये सरकार काम करती है। मगर मेरा सवाल जस का तस है, आपने उत्तर नहीं दिया। आपके पास तो वो अथॉरिटी थी, मगर 31 मार्च 2015 को सपोलिया साहब रिटायर क्यों कर गए विथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स? आप तो रोक सकते थे उनको, आपने क्यों नहीं रोका? बजाय अभी तक आपने जवाब दिया नहीं इस सवाल का। आप ही को चिट्ठी लिखा था। एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, मैं समित के सवाल का जवाब देता हूं। समित को दरअसल सामान्य ज्ञान का भी ज्ञान मुझे देना पड़ेगा। जिस अधिकारी नहीं, मैं तो गरीब लड़का हूं, मुझे कोई, अब मैं अज्ञानी हूं, उस मामले आप अमीर हैं, आप ज्ञानी हैं, आप बताइए। अरे भाई, मैं भी हम सब अज्ञानी हैं, सामान्य ज्ञान नहीं है। गरीबी का कंपटीशन करने नहीं आया समित पात्रा, नहीं हो रहा है ना। आप शुरू से बोल रहे हैं आपको हम पे तरस आती है, कंपटीशन करने तो आए नहीं, मैं आपको बता देता हूं। आप ही लोग सब बड़े हैं, बताइए। मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, ये किस प्रकार के व्यक्तिगत हमलों से आप लोग लड़ रहे हैं, बताइए। हम तो आप ना आप जब व्यक्तिगत हमले करें तो वो ठीक है, मैं बोलूं भी ना, मैं मुंह बंद करके रखूं। पहले टेक्निकल ग्राउंड पे ही जाता हूं काबिलियत पर सवाल खड़े करें, अच्छा है। बीजेपी लगातार डिबेट ऑन टेक्निकल ग्राउंड, जवाब नहीं मिलेगा। आशुतोष जी का जवाब ले लें पहले। मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको, आप चिंता मत करो, मैं जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना, आप चिंता मत करो ना। इस पूरे मसले पर आकाश अब्बरजी बड़ी दिलचस्प सी स्थिति है। दिलचस्प स्थिति क्या है? किस अफसर का पेंशन या उसके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट आप रोक सकते हैं? जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप गंभीरतम लगे हुए हो, जिसकी जांच हो रही हो, सस्पेंडेड हो या पनिशमेंट हो चुका हो। जब इन लोगों ने जांच ही नहीं होने दी पूरे मामले की,
जब सीबीआई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच ही नहीं होने दी, सीबीआई की एसीबी की जांच पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, सीबीआई चिल्लाती रह गई, तो आप किस आधार पर उस अधिकारी का पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट रोकेंगे? गलत, कागज पे तो बेदाग है, बेदाग है। और आज आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, आज आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हो। आप सुन लीजिए, अब इसका मैं एकदम टेक्निकल उत्तर देता हूं। आप बजाय ये सवाल खड़ा करने के नंबर वन, बजाय आपको सीबीआई के साथ खड़ा होना चाहिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है। उत्तर सुनिए। अरे भाई पहले ना आपने जवाब दिया, मैं उसका प्रत्युत्तर दे रहा हूं, आप उसके बाद उत्तर दीजिएगा। नंबर वन, आपने कहा कि सपोरिया साहब के साथ कुछ भी प्रूव नहीं हुआ था, इसलिए आपने उनको रिटायर करने दिया। अरे आप ही के एसीबी ने चिट्ठी लिखा था कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, इनके बेनिफिट्स को रोक लीजिए, और उन अफसर के भी रिटायरमेंट बेनिफिट रोके जाते हैं जिनके पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जरूरी नहीं है कि सिद्ध ही हो गया हो, पेंडिंग तो था, ये तो आप पर हम दोनों ही मान रहे हैं। एक मिनट, ये मामला थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आप दोनों को यहाँ रोक रहा हूं मैं। जोगिंदर सिंह जी के पास जा रहा हूं। जोगिंदर सिंह जी, आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये कहा गया है कि जो जांच को आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी 100 करोड़ रुपए के घोटाले में, सीएनजी फिटनेस घोटाले में, उसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात जरूरी थी कि एलजी उसमें अपना ग्रीन सिग्नल दें, जो उन्होंने नहीं दिया, जिसको सीबीआई ने इर्रेगुलर बताया। अब यह मसला राष्ट्रपति के पास ले जाके या फिर कोर्ट में ले जाके क्या हल हो सकता है? जोगिंदर सिंह जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, सीबीआई के पूर्व निदेशक। मैं ये जी मैं अर्ज करूंगा कि अंग्रेजों ने 1861 में एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक किसी अफसर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेक्शन 197 सीआरपी में परमिशन चाहिए थी। अब सरकारें जब आती गई तो इन्होंने राजीव गांधी के टाइम में इन्होंने कर दिया कि जॉइंट सेक्रेटरी अबव से पूछताछ के लिए भी किया जाए। 2004 में सरकार ने कर दिया, कानून बना दिया इन चीज़ों को कि आप जो है इंक्वायरी कर पूछताछ के लिए भी परमिशन लेंगे। एक तरफ तो हाथ बांध दीजिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल कहा और 1997 में और 2004 में फिर सरकार कानून लाई, उन्होंने कहा नहीं ये ज़रूरी है। उसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कम से कम जो है मिनिमम इंडिपेंडेंस होना चाहिए, टेनर होना चाहिए और सरकार उनके काम में दखल ना करे। किसी स्टेट ने या हिंदुस्तान में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, चाहे एसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, जब तक सरकार परमिशन ना दे इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर एलजी परमिशन ना दे तो उसका इलाज क्या है? अगर जैसा कि आरोप है आम आदमी पार्टी का, तो उसका रिजल्ट है कि कुछ नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते कानूनी तौर पे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे देश में 1,97,00,000 एम्प्लॉइज हैं। सीबीआई जिसकी टोटल स्ट्रेंथ सैंक्शन है 6,500, एक्चुअली 5,300 हैं। 5,300 सारी स्टेट्स में नहीं होंगे। 10,000 एंटी करप्शन के, जिनमें खुद भी कई करप्ट होंगे, मैं नहीं कहता कि सारे दूध के धुले हुए हैं जी, वो भी ऐसे ही होंगे। और किसी सरकार ने अनफॉर्चुनेटली जब हाई प्रोफाइल केस आया तो उसमें जरूर एक्शन ले लिया। ना मैन पावर है, ना उनके पास पावर है। ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक तो इंक्वायरी के लिए फिर परमिशन। तो जोगिंदर जी, ये तो मसला है जो बाकायदा राष्ट्रपति के पास आम आदमी पार्टी ले जाना चाह रही है। आशुतोष साफ कह रहे हैं। राजेंद्र मेवाती भी हमारे साथ हैं। आज मेवाती जी अब से थोड़ी देर में केजरीवाल जी सफाई कर्मचारियों को लेकर बाकायदा एक रैली कर रहे हैं, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री हैं, आज की डेट में वो संवैधानिक सीट पर बैठे हुए हैं। अगर उन्हें दिल्ली की जनता को या सफाई कर्मचारियों को किसी चीज का लाभ देना था तो उन्हें वो उस डेलीगेशन जो हमारे यूनियन लीडर गए थे उनको कह सकते थे। लेकिन आज उन्होंने एक शर्त रखी है कि पहले सफाई कर्मचारी यूनियन मेरे लिए एक रैली करे, उस रैली में सारे सफाई कर्मचारियों को लेकर के आए, उसके बाद मैं 1 महीने की सैलरी उसमें घोषणा करूंगा और उसके बाद सीधा नरेंद्र मोदी के पास जाना, मेरे पास मत आना। तो हर जगह नोटंकी, हर जगह नोटंकी।
धरना दे दे करके आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको धरने की आदत नहीं जा रही। हमारा मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को जो निगम का पैसा है वो रूटीन में जो आता है, किस्त आती है 300 करोड़ की, उनको देनी चाहिए। अब से पहले 15 साल तक दूसरी सरकार काम कर रही थी, कभी भी निगम के किसी कर्मचारियों को वेतन की कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें आशुतोष जी, मेवाती जी ने जो अभी अभी बोला वो भी आपने सुना। जो कूड़े के ढेर दिल्ली में नजर आ रहे हैं 7 दिन से, आज 8वां दिन हो गया बल्कि। आशुतोष जी, एक उससे पहले हरिशंकर जी, आप फिर बोलिएगा, मेरी बात पूरी हो, एक बार मैं कहना चाहता हूँ। आज हालत ये है कि मेवाती जी ने जो बात कही है, और ये बात बड़ी, आज हमें पता लगा इस बात का हमें भी, कि रामलीला मैदान में एक छोटे से टुकड़े में कुछ कर्मचारियों को बुला के केजरीवाल जी मीटिंग करना चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या सफाई कर्मचारी दिल्ली के नागरिक नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे को पालें? आज उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए ट्यूशन फीस तक नहीं है, उनको ड्रेस तक नहीं मिल रही है। और ये जो पैसा इस क्वार्टर का देना है, 1 जून से लेके और 3 महीने का पैसा देना है, इसके लिए मीटिंग बुलाकर उन पर एहसान करने की क्या जरूरत है? ये तो आपको पैसा रिलीज ही करना है। ये तो आशुतोष जी खुद बता देंगे, कानून है, उनका हक है, कॉर्पोरेशन का भी हक है। ये बात तो उसमें नोटंकी करने की क्या जरूरत है? रामलीला मैदान में उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है? पिछली बार अप्रैल के अंदर भी यही नोटंकी की गई थी, जब अप्रैल में पैसा रिलीज करने की बात आई तो किया उन्होंने। ठीक, जवाब तमाम तरीके की अड़ंगे अटकाकर, नाटक करके, एक भूमिका बनाकर और यह बताकर कि सफाई कर्मचारियों को पैसा मैं दे रहा हूं और पैसा नहीं है देने के लिए तुम्हारे पास, आपके लिए नगर निगम के पास भी पैसा नहीं है। और उस मीटिंग में यह भी कहा गया कि निगम मेरे पास नहीं है, निगम मेरे पास नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 1 महीने की सैलरी आपको दूंगा। ये किस लिए? उनका अधिकार क्या है? ये क्या है? ये नोटंकी नहीं तो क्या है? हम ये जानना चाह रहे हैं। आशुतोष जी जवाब लेते। और इनके उप मुख्यमंत्री के इलाके में, गोपाल राय के इलाके में, जो ईस्ट दिल्ली से संबंध रखते हैं, शांत हो जाए तो उसके बाद मैं जवाब देता हूं। अब जवाब भी सुन लें। की जनता एपेडेमिक का शिकार होने वाली है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और ये भ्रष्टाचार के नाम पर टाइम खराब कर रहे हैं। दिल्ली की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तमाम लोग, कभी एलजी के खिलाफ साजिश, कभी प्रेस वालों के खिलाफ साजिश। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले मेवाती जी यहां पर बता रहे थे, जो कि दिल्ली सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, कि अरविंद केजरीवाल ने पहले से तय किया और कहा कि 1 महीने की सैलरी का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा अगर आप सब लोग मेरे साथ आए। इसी के बारे में और कूड़ा जो दिल्ली में फैलता जा रहा है उस पर जवाब दे रहे हैं आशुतोष जी। जी आशुतोष। देखिए, मेवाती जी का जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, क्योंकि दरअसल दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को उन तमाम बीजेपी के जो एमसीडी के अंदर जो बीजेपी है उसके कुकर्मों की सजा उसको मिल रही है। इसलिए मेवाती जी के साथ पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई, सफाई कर्मचारियों के साथ पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि न कभी आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी तनख्वाह रोकी है और न कभी रोकेगा। दरअसल इस क्वार्टर का जो पैसा आने वाला है वो जून के अंत में दिया जाना है। उसके लिए रामलीला मैदान में रैली बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जा सकता है। लेकिन मैं एक सवाल कि रामलीला मैदान में उस पैसे को देने के लिए रैली बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? आपकी बात मेवाती रूटीन में भी तो उस पैसे को दिया जा सकता था। मेवाती जी, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य के साथ सुनी है जी। मैं आपकी बात बड़ी धैर्य के साथ सुनी है और आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और हम पूरी पार्टी आपके साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। मैं हाथ जोड़कर मैं आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, इस पूरे मसले को अगर हम नहीं समझेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। आज की तारीख में आज कर्मचारी की वो स्थिति है कि वो सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। आप सुनो, आप ये मीठी मीठी बातें करके टीवी चैनल पे मीठी बातें पॉलिटिक्स कर रहे हो। पहले भी आपने कर्मचारियों को बेवकूफ बनाकर झाड़ू का निशान लेकर के अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, आकर्षित कर लिया। और जैसे ही अगर आप सत्ता में आए, आपने तुरंत उनका एक आदेश निकाल दिया, जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको नौकरी से निकाल दो। तो ये कहां तक ठीक हैगा? दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट ने एक आदेश निकाले जिसमें कहा गया निगम की दयनीय स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा सफाई कर्मचारियों को, जितने कच्चे सफाई कर्मचारी उनको नौकरी से निकाल दो, और जो पक्के होने हैं, रेगुलाइजेशन होनी है, उन रेगुलाइजेशन को भी बंद कर दो। अब सफाई कर्मचारी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से यह जानना चाहता है कि जब आपने चुनाव से पहले सफाई कर्मचारियों को बड़े लंबे चौड़े वायदे किए थे,
और सफाई कर्मचारी वर्ग का जो रुझान था वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। आज ये क्या कारण है कि सफाई कर्मचारियों को वेतन देने के भी आखिरी 30 सेकंड बचे मेरे पास। आशुतोष जी, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो मेवाती जी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूं, सारे सफाई कर्मचारियों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जब दिल्ली की सरकार के ऊपर जो फिर आप बोल रहे बीच में, भाई साहब आकाश जी, भाई मुझे अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर तो दिक्कत रहेगी ना। आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, आप उनको पैसा दीजिए। देखिए बात सुनिए, ऐसी स्थिति जो आप बात कह रहे हैं कि अंत में जून तक आएगा, आप अपना रिकॉर्ड, आप अपना होमवर्क चेक कीजिएगा। कभी भी सरकार ने यह बहाना लेकर कि पैसा जून के अंत तक आएगा क्वार्टर का, या किसी क्वार्टर के महीने में जब ड्यू होता है उसको आखिरी में दिया जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता। सरकार अपने बजट में से, अपने फंड में से कर्मचारियों को सफर करने नहीं देती। कभी भी 15 साल में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं गया निगम के सरकारी कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पैसा रोका गया। आपने खत्म हो जाए तो मैं जवाब दूंगा। इतनी बड़ी बात कह दी, आपको माफी मांगना चाहिए इस बात के लिए कि पैसा जून में मिलेगा तब जून में दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपको पैसे पहले देना चाहिए। सफाई कर्मचारियों का हक सबसे पहले है। एक मिनट, लेकिन अब आशुतोष की बात तो सुन ले। अब आप आशुतोष जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, बात रखूंगा, लेकिन आपकी बात सुन के आकाश जी, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे और सिर्फ एक ही का पक्ष रखेंगे तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। 30 सेकंड सिर्फ आपके, आपने उसको एक बार भी बोल, एक मिनट मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड सिर्फ आशुतोष जी के। आशुतोष जी नहीं तो मैं, आप बोलिए, मेवाती जी चुप रहे पहले, सब चुप है, आप ही बोले। देखिए सफाई कर्मचारियों के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि पूरी की पूरी बीजेपी ने जिस तरीके से एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, और आज अगर एमसीडी दिवालिया है, सफाई कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के काउंसलर जिम्मेदार हैं, जिन्होंने किया। 1800 करोड़ का कर्जा आज एमसीडी के ऊपर है। 72% रेवेन्यू जो है वो एमसीडी को खुद जनरेट करना होता है। कह रही है, लेकिन 10 अपने उसका जो देते हैं, उस हमारे पर डिपेंडेंस क्यों है इनकी? 2000 मेरे पास समय समाप्त हो गया है। दिक्कत अभी भी यही है, गरीब अभी भी पिस रहे हैं। लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की अभी भी जारी है। इस तरह से कैसे ऐसे कर्मचारी जिनकी तनख्वाह बहुत कम है वो अपने घर कैसे चला रहे होंगे, ये दोनों पार्टियों को सोचने की सख्त आवश्यकता